हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबों का धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भौतिकी फिजिक्स का क्लास 9th का 2 वीडियो बना दिया हूं, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 का नाम दिया गया है। आगे वीडियो जो बनाऊंगा उसका पार्ट 3 में नाम देने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें चैप्टर 2 को रखा गया है। चैप्टर 5 नंबर और 6 नंबर चैप्टर को शामिल किया गया है, क्योंकि आपको जो फिजिक्स का है क्लास 9th का, इसमें टोटल 6 चैप्टर था, जिसमें से मैं 2-2 चैप्टर कर करके 3 पार्ट में बांट दिया हूं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। क्योंकि सारे के सारे चैप्टर में आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये सभी MCQ क्वेश्चन है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको NCERT बेसिक देखने को मिलेंगे। और ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको आगे आने वाले जो परीक्षा हैं, जो दिसंबर में होंगे, जनवरी फरवरी में जो भी एग्ज़ाम होंगे BPSC वाला आपको देखा जाए तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। जो 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं बच्चे साइंस वाले, उनके लिए ये बहुत ही आपको लाभदायक साबित होगा, क्योंकि ये फिजिक्स का है, क्लास 9th का है। तो चलिए, जो व्यक्ति अभी तक जो हमारे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो वो कृपया देख लें, क्योंकि उनके हिसाब से ही आगे का क्लास किया जाएगा। तो चलिए, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को, या वीडियो को किसी दोस्तों को शेयर नहीं किए होंगे, तो कृपया करके वो शेयर कर दें, क्योंकि इनसे उनका तो बेनिफिट होता ही है और अपने साथी मित्रों का भी हो जाता है जो साइंस से बिलोंग करते हैं। क्योंकि ये फिजिक्स का मैं बना रहा हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम बेसिस देखने को मिल सकेंगे। तो चलिए, हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर 6, इस दोनों चैप्टर का इसमें शामिल किया गया है। चैप्टर नंबर 5 हमारा है कार्य और ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा। इस चैप्टर में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और चैप्टर 6 में भी जो चैप्टर है उसमें भी 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो इस पूरे वीडियो में आपको 160-70 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो कि थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, 40 से 45 मिनट का। तो वीडियो को स्किप ना करिए, क्योंकि मैं बहुत सटीक और बहुत जल्दी में ही क्वेश्चन को आपको पढ़ूंगा और उसके जब मैं जस्ट आंसर देता चलूँगा। तो इस चैप्टर का जो नाम आपका है उसके सामने है कार्य तथा ऊर्जा। इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कार्य को, जो पहला क्वेश्चन है कार्य को क्या होना चाहिए, तो केवल परिमाण होता है, ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर, जूल किसका मात्रक है, तो जूल हमारा कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है, 2 का ऑप्शन ए में चला जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, अपने सिर पर 20 kg, देखिए न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को थोड़ा सॉल्व नहीं करेंगे, बस उसका आंसर मैं बता दूंगा, सॉल्व आप लोग अपने से कर लीजिएगा। अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए हुए कोई कुल्ली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुल्ली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो उसके द्वारा कार्य किया गया 0 जूल, 0 हो जाएगा, कोई ऊर्जा नहीं लगेगी। चलिए 4 नंबर देखते हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दुगुना कर दिया जाए, तो उसकी चाल को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से चल रहे हैं, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा, तो उनकी गतिज ऊर्जा जो है उसका अनुपात 9:4 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्य जो बल तथा विस्थापन का गुणनफल है, तो कैसा हो जाएगा, तो अदिश है, ऑप्शन नंबर 2। 7 नंबर, वाट निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, वाट जो है वो हम लोग का शक्ति का मात्रक है, ये लगभग सभी को पता होगा। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, जो पटना के गोलघर पर बैठे लड़के के पास कौन सी ऊर्जा है, गोलघर के पास जो बैठेगा उसके पास स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि वो बैठा हुआ, यदि वही गति करते रहता, चलते रहता, तो उसमें आपका गतिज ऊर्जा हो जाता, ऑप्शन नंबर ए होता उस समय गतिज ऊर्जा। अब देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपसे पूछा है, तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू mgh होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमानीदार 10 नंबर देखते हैं, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा, उसमें संचित ऊर्जा कैसी होगी, स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर, कहता है 11 नंबर, ऊपर उठाई गई हथौड़ी में
जब ऊपर हथौड़ी उठाएंगे तो उसमें कैसी लगेगी, स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर, कोई घोड़ा 20 न्यूटन के बल के द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। घोड़े द्वारा गाड़ी पर किया गया कार्य होगा, गाड़ी का विस्थापन घोड़े द्वारा लगाए गए बल की दिशा में होगा, तो कितना होगा उस समय। इसको जब सॉल्व करिएगा आप लोग तो इसका आंसर जो आएगा 20/5 जूल। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बल और विस्थापन सदिश राशियां हैं, कार्य सदिश राशियां हैं, कार्य एक अदिश राशि है। अब पूछ रहा कि कार्य आपका क्या है, तो कार्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक अदिश राशि है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से 2 मीटर की ऊंचाई पर एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा 98 जूल है। अगर पृथ्वी की सतह को मानक सतह माना जाए तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। उस टाइम जो हमारा पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा वो हमारा 5 kg हो जाएगा। 15 नंबर, बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v तथा 2v के वेग से चल रहे हैं, तारे उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा। तो उनके बीच जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा उनका अनुपात हो जाएगा 3:2। 16 नंबर देख रहे हैं। 2 kg के एक पिंड का संवेग 6 मात्रक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा। उसकी गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा 9 जूल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा उसकी चौगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जबकि उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो उसकी चाल 1.4 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, तब होगी 1 जूल। नेक्स्ट, 30 kg लोहे के एक गोले तथा 10.5 kg एल्युमिनियम के एक गोले के व्यास, उसका व्यास है बराबर है। दोनों गोलों को किसी मीनार से एक साथ गिराया जाता है। जब वे गोले पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर हैं तब उनका क्या होगा, त्वरण समान होता है, ऑप्शन नंबर ए। उस समय त्वरण दोनों का समान होगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा, संवेग को तिगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। चलिए, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति कितनी होगी। तो उसकी शक्ति कितनी हो जाएगी, तो 0.5 किलोवाट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। छत पर दौड़ते हुए बालक में, छत पर जब दौड़ेगा तो उसका बालक में कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, तो स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होगी उस समय। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है। जमीन पर पहुंचने के समय उसकी गतिज ऊर्जा, जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 980 जूल। चलिए 24 नंबर, द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी p²/2m। आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम तथा 4 ग्राम के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गतिशील हैं। उनके संवेगों का अनुपात, उनके जो संवेग उसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते 26 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। आगे देखते हैं 27 नंबर। संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा कैसी होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर डी। एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है तथा जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 50 किलोग्राम भार का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कार्य करता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसको जब निकालेंगे हम लोग तो कितना कार्य करेगा, तो 50,000 जूल का कार्य करता है। चलिए 29 नंबर देखते हैं। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को आप लोग बनाते जाइएगा, सॉल्यूशन करते जाइएगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है। जमीन पर पहुंचने के समय उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 980 जूल। आगे देखते हैं। 2 गोली ए और बी जिनके द्रव्यमान 15 ग्राम और 20 ग्राम है, एक लक्ष्य की ओर समान वेग से समान दिशा में चल रही है। लक्ष्य को देखिए, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। गोली बी गोली ए से अधिक बेचेगी। चलिए 31 नंबर देखते हैं। यदि दो मनुष्य 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को अलग अलग 3 मिनट तथा 5 मिनट में
30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं तो पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? दोनों मनुष्य द्वारा समान होगा। 31 का ऑप्शन सी जाएगा। चलिए 32 भी देख लेते हैं। द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p है तथा उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी p²/2m। ऑप्शन नंबर डी। 33 देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट में परिवर्तित होता है, किस में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए। 34 पौधे द्वारा किया गया प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित होता है, किस में होता है वो तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा प्लस मात्रा नियत होती है तो क्या कहलाता है? तो आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाएगा। 36 नंबर। कोयला पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित होता है, कोयला पेट्रोलियम के जलने में क्या परिवर्तित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा जो है हमारा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होगा। आगे देखते हैं। आपस में दोनों तलहथी को रगड़ने पर परिवर्तित होता है, दोनों तलहथी को रगड़ेंगे तो मांसपेशीय ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होता है। हॉर्स पावर HP, हॉर्स पावर का इकाई क्या है? तो शक्ति का इकाई है हॉर्स पावर। ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 HP किसके बराबर होता है? ये सब क्वेश्चन आप लोग पहले से ही पता होगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग स्टार्टिंग से ही 7-8 क्लास से ही देखने को इसे मिलते रहते हैं। तो 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। वाट घंटा इकाई है, वाट घंटा किसकी इकाई है? ये ऊर्जा की इकाई है। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। आगे देखते हैं 42 नंबर। अभिकेंद्र बल से किया गया कार्य होता है, अभिकेंद्र बल से किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी। एक स्प्रिंग को स्वाभाविक लंबाई से खींचने में उसकी स्थितिज ऊर्जा, जब खींचेंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हमेशा बढ़ती रहती है। ऑप्शन नंबर ए। एक स्प्रिंग को स्वाभाविक लंबाई से दाबने से, जब उसको दाबेंगे स्प्रिंग को तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो वो भी बढ़ती है। चलिए 45 नंबर देखते हैं। रबड़ की एक गेंद को दबाकर बढ़ाई जाती है, उसकी बढ़ाई जाएगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ाई जाती है, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 46 नंबर देखते हैं। m मात्रा की वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाने में पृथ्वी और इस वस्तु से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पृथ्वी और इस वस्तु से बनाए निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? mgh बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 47 न्यूमेरिकल है। 5 kg की वस्तु का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी स्थिति क्षैतिज सतह पर 50 जूल है। h ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य है, तो h का मान आपको निकालना है। तो देखिए h का मान क्या होगा? इसका आंसर जो जाएगा 1 मीटर जाएगा। हाइट पूछा है, ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई 1 मीटर होगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, 1 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा 5 जूल घट जाती है। इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वो क्या होगी? वो 5 जूल तक बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 5 जूल तक बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं। यदि कील की हथौड़े से ठोक कर दीवार में गाड़ा जाए तो किसके द्वारा कार्य किया जाता है? किसके द्वारा? तो हथौड़े और कील से किसी के द्वारा नहीं, हथौड़े और कील से किसी के द्वारा नहीं कार्य किया जाएगा। चलिए 50 नंबर देखते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कैसी होगी? चलती गाड़ी में स्थितिज ऊर्जा होगी। एक वस्तु स्थिर की अवस्था में है, वस्तु के साथ ऊर्जा की अवस्था में रहेगी वो। चलिए, एक पिंड को भिन्न भिन्न दिशा में 5 मीटर की दूरी तक खिसकाया जाता है, कार्य का अधिकतम मान कितना होगा? तो उसका मान क्या हो सकता है? तो पिंड को उद्गम रूप से ऊपर की ओर खिसकाया जाता है। चलिए, 2 पिंड का द्रव्यमान क्रमशः 10 ग्राम और 20 ग्राम है तथा वेग समान है, उनके संवेग का अनुपात कितना होगा? तो उनके बीच जो संवेग है उसका अनुपात 1:2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 54 नंबर की ओर। हमारा 54 नंबर कहता है, ये सब आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके आंसर भी आपको लॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। एक लड़का अपने पिताजी के साथ पहाड़ की चोटी पर से गिर रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसा है। जब ये दोनों आदमी जमीन की सतह से 25 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं तब क्या होगा? पिता पुत्र का त्वरण समान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी।
5 kg का एक गुटखा क्षैतिज सतह पर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाया जा रहा है। इसमें गुटके पर गुरुत्व बल से किया गया कार्य कितना होगा? उसमें किया गया कार्य हमारा 0 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु के वेग की दिशा बदले उस बल द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होता है? तो किया गया कुल कार्य हमारा 0 होता है। आगे देखते हैं 57 नंबर। जो बल वस्तु के वेग का मान बढ़ावे उस बल से वस्तु पर किया गया कार्य कितना होता है? तो किया गया कार्य हमारा धनात्मक होता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो बल किसी वस्तु के वेग का मान घटावे उस बल से वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? हमारा ऋणात्मक होगा। किसी वस्तु पर लगने वाला सभी बलों से धनात्मक कार्य होता है। वस्तु की गतिज ऊर्जा उस समय क्या होगी? गतिज ऊर्जा उस समय बढ़ेगी। 60 नंबर देखते हैं। धागे से बंधी 100 ग्राम की गोली नियत वेग 4 मीटर पर सेकंड से नीचे गिराई जा रही है। धागे के तनाव से 2 सेकंड में वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा? सॉल्व करिए आप लोग। इसका आंसर जो होगा -8 जूल होगा। नेगेटिव में जाएगा इसका आंसर। 61 नंबर देखते हैं। गोली को ऊपर 61 नंबर 400 ग्राम की एक गोली ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। 4 सेकंड में वापस लौट आती है। गोली पर 4 सेकंड में गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? इसको भी सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेगा तो 80 जूल आएगा आपका सामने आंसर इसका। चलिए 62 नंबर देखते हैं। गोली को ऊपर उठने में गुरुत्व बल से किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य हमारा नेगेटिव में आएगा, -80 जूल आएगा। गोली को नीचे गिरने में गुरुत्व बल से किया गया कार्य, नीचे गिरेगा तो उस समय प्लस में आएगा 80 जूल। न्यूटन मीटर पर सेकंड को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग वाट कहते हैं। वाट बराबर हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। 65 नंबर न्यूमेरिकल है। 1 kg के वस्तु की गतिज ऊर्जा 2 जूल तब होगी जब उसकी चाल अब चाल पूछा है, चाल कितना होगी? ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन बी जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड होगी, तब हो गया ऐसा कंडीशन। 66 देखते हैं। 2 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 जूल तब होगी जब उसकी चाल, सेम क्वेश्चन वैसा ही है, जो 65 बनाएगा 66 भी बना लेगा। जब उसकी चाल कितनी होगी? इसका भी वही आंसर जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। दोनों का आंसर सेम जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 67 नंबर। m तथा 2m द्रव्यमान के पिंडों के स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:2 है। तो मानक तल से उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा कैसी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 69 नंबर कहता है, पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगी। 70 नंबर। किसी पिंड पर लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, कैसा हो सकता है? तो धनात्मक, ऋणात्मक या 0 हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु पर लगने वाला सभी बलों के द्वारा किया गया कुल कार्य होता है। कुल कार्य क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। उड़ते पक्षी में होती है। उड़ते हुए पक्षी में कौन सी ऊर्जा होगी? ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होगी। देखिए 73 नंबर। एक आदमी 10 kg द्रव्यमान का पत्थर लेकर 10 मीटर ऊंचे मकान पर चढ़ जाता है। आदमी से पत्थर पर किया गया कार्य कितना होगा? 1000 जूल हो जाएगा। एक आदमी 20 kg का पत्थर लेकर 10 मीटर क्षैतिज और पुनः सीढ़ी से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर नीचे उतर जाता है। तो आदमी से पत्थर पर किया गया कार्य उस समय कितना होगा? तो उसमें नेगेटिव में जाएगा, माइनस में जाएगा, -2000 जूल। चलिए 75 नंबर देखते हैं क्वेश्चन।
क्षैतिज सतह पर 5 केजी का गुटका रखा हुआ है। गुटके पर 10 न्यूटन का क्षैतिज बल लगातार इसे 0.2 मीटर पर सेकंड नियत चाल से चलाया जाता है। 2 सेकंड में घर्षण बल से गुटके पर किया गया कार्य कितना होगा? तो -4 जूल होगा। ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर देखते हैं। 20 न्यूटन के बल के द्वारा किसी वस्तु के 2 मीटर विस्थापन में हुआ अर्थ है 30 जूल। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा हो तो वैसा कंडीशन होगा तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। 10 न्यूटन का क्षैतिज, सारे के सारे 4-5 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे आगे के। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 न्यूटन का क्षैतिज बल एक स्थिर वस्तु के क्षैतिज चिकने सतह पर चलाया जाता है और 2 सेकंड में वस्तु पर 30 जूल कार्य करता है। इसमें वस्तु का विस्थापन कितना होगा? देखिए आप लोग, तो इसमें वस्तु का जो विस्थापन हो जाएगा वो आपका 3 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए। 2 केजी की वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 30 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। जिस समय वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकंड के ऊपर की ओर है, उस समय पृथ्वी के गुरुत्व बल से वस्तु को दी जाने वाली शक्ति, और शक्ति पूछा है, उसमें शक्ति कितना हो जाएगी? तो -400 वाट। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 100 वाट का बल्ब 1 घंटा में ऊर्जा खर्च करेगा। 100 वाट का जो बल्ब है कितना ऊर्जा खपत करेगा? तो 3600 जूल। 5 केजी की वस्तु स्थिरावस्था में गिराई जाती है। प्रारंभिक 2 सेकंड में गुरुत्व बल की औसत शक्ति कितनी होगी? तो 500 वाट होगी। और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन है। 20 केजी की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से गतिशील है। इसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? तो 250 जूल हो जाएगी। चलिए इस प्रकार चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था कार्य तथा ऊर्जा, यह समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर चैप्टर की ओर। 6 नंबर हमारा कहता है ध्वनि। इस ध्वनि चैप्टर में भी आपको 80 से 85 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ध्वनि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ध्वनि से रिलेटेड तरंग देखने को मिलेगा, अनुदैर्ध्य तरंग, वायु में ध्वनि, जल में ध्वनि कैसा होता है वो सब देखने को मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है वायु में ध्वनि तरंग। वायु में जो ध्वनि तरंग हो कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन नंबर ए। आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? ये दोनों का गुणनफल हमेशा 1 होता है। चलिए 3 नंबर, आवृत्ति भी तथा तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा वाले तरंग की चाल भी दी जाती है, तो उसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए से है, v = n लैम्ब्डा से। चलिए इसको लैम्ब्डा बोलते हैं। 4 नंबर देखते हैं। श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की तरंगों को क्या कहते हैं? तो उसको अवश्रव्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्तियों की तरंग को क्या कहते हैं? तो उसको क्या? पराश्रव्य कहते हैं। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ज है, तो आवर्तकाल कितना होगा? तो उस समय आवर्तकाल हमारा हो जाएगा 0.005 सेकेंड। चलिए 8 नंबर देखते हैं। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 512 हर्ज है तथा तरंग दैर्ध्य 0.7 मीटर है, तो ध्वनि का वेग कितना होगा? तो ध्वनि का वेग, इसको सॉल्व करिएगा तो 358.4 मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो उसमें ध्वनि का परिवर्तन होना है, परावर्तन होना है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, सितार का तार खींचने से तार खींचेंगे तो तार में क्या होगा? अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर 1। शीर्ष तथा समीप वाले गर्त के बीच की दूरी क्या होगी? तो तरंग दैर्ध्य की आधी होती है। ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कहता है आपका 12 नंबर, समान आयाम और समान आवृत्ति की 2 ध्वनि को भिन्न होने का कारण क्या है? इनका कारण क्या है? तो इनका तरंग दैर्ध्य है इनका कारण। एक तरंग की आवृत्ति 100 हर्ज है, तो आवर्तकाल का मान उस समय कितना होगा? उस समय आवर्तकाल का मान आपका हो जाएगा 0.01 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। कहता है हमारा, एक शांत जलाशय में कागज की नाव पलवन कर रही है। अब यदि पत्थर का टुकड़ा फेंक कर पानी में विक्षोभ उत्पन्न किया जाए तो क्या होगा? नाव कैसे होगा?
तो नाव उसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 को पढ़ते हैं, अपने स्थान पर ऊपर नीचे करती रहेगी। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर हमारा कहता है एक तरंग के आवर्तकाल का मान 0.01 सेकेंड है। तो तरंग की आवृत्ति है, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, तो उसकी 100 हर्ज हो जाएगी। 16 नंबर देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। माध्यम ए में स्वरित्र द्विभुज 60 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य की तरंग उत्पन्न करता है। माध्यम ए में तरंग का वेग 300 मीटर पर सेकेंड है। यदि माध्यम बी में तरंग का वेग 450 मीटर पर सेकेंड है तो स्वरित्र द्विभुज द्वारा माध्यम बी में उत्पन्न तरंग का तरंगदैर्घ्य कितना होगा, इसका तरंगदैर्घ्य कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। चलिए 17 नंबर देखते हैं। हवा में ध्वनि की चाल c0 और पानी में cw है, तो इसके बीच क्या रिलेशन होगा, cw इज ग्रेटर देन c0 या co बोल सकते हैं। हर्ज किसका मात्रक है, अभी ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्ज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर। अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुप्रस्थ तरंग किस में उत्पन्न हो सकती है, तो केवल ठोस में हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी। वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन है, क्या है, संपीड़न और विरलन है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, तो उसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और आगे देखते हैं 20 हर्ज से 20,000 हर्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, तो उसे श्रव्य ध्वनि कहेंगे। हम लोग जो मानो जो सुनता है यही सुनता है 20 से 20,000 हर्ज, इससे नीचे हम लोग नहीं सुन पाएंगे और इससे ऊपर हमें सुनने की क्षमता, सुनने की कैपेसिटी नहीं है। तो मानो सुनने का जो हर्ज है, कैपेसिटी है 20 से 20,000 हर्ज है। चलिए ध्वनि, अब बोलता है ध्वनि क्या है, तो ध्वनि क्या होगा, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश क्या है, अब देखिए ध्वनि क्या है, प्रकाश क्या है, एक एक वर्ड का क्वेश्चन, एक एक वर्ड का आंसर आपको मिलेगा। तो प्रकाश क्या हो जाएगा, तो अनयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग, वो अनुदैर्घ्य था, यह अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए 25 नंबर। माध्यम की जरूरत नहीं होती है। माध्यम की जरूरत किस में नहीं होती है, तो प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होगी। आगे देखते हैं 26 नंबर। ध्वनि के संचरण की दिशा में 10 सेंटीमीटर दूर के दो कण समान गत्यात्मक अवस्था में रहते हैं। ध्वनि का तरंगदैर्घ्य हो सकता है, क्या हो सकता है, तो सभी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि संचरण में बने दो संपीड़नों के बीच की न्यूनतम दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य कितना होगा, तो उसका तरंगदैर्घ्य आपका 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम टाइम पूछा है, तो 1/15 सेकेंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह को श्रोता से कम कितनी दूरी होना चाहिए, सुनने वाले को कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो 11 मीटर की दूरी पे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी का चुनाव हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलो हर्ज है, इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तो वही होगी, ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, वही होगी जो ध्वनि स्रोत की है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, ऑप्शन नंबर सी, नली में बारंबार परावर्तन के द्वारा। चलिए 33 नंबर। किसी सभा भवन में जो ध्वनि निर्बंध बारंबार परिवर्तन के कारण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अनुरणन, ऑप्शन नंबर ए, अनुरणन कहते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का
उपयोग किया जाता है। इस कार्य को के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है वह क्या है? वह तकनीक हमारा सोनार कहलाता है। मानव कान का वह भाग जो एक द्रव्य से भरा होता है वह क्या कहलाता है? वह हमारा कर्णावत कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर देखते हैं। तरंग एक तरीका है। तरंग एक तरीका है भैया, कैसा तरीका है? तो ऊर्जा संचरण का तरीका है। यदि सी तरंग का वेग भी तरंग की आवृत्ति लैम्ब्डा तरंग का तरंग दैर्घ्य है तो इस कंडीशन में इसका जो संबंध हो जाएगा हमारा, तो c = n - लैम्ब्डा हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 हर्ज से कम आवृत्ति के ध्वनित तरंग को कहते हैं। 20 हर्ज से कम ध्वनित तरंग होगा तो उसे अवश्रव्य तरंग कहेंगे। 38 नंबर हो गया। 39 नंबर देखते हैं। यदि ध्वनि का आपतन कोण थीटा और परावर्तक कोण फाई हो तो उस समय उसका जो संबंध होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थीटा = फाई, फाई के बराबर हो जाएगा। ध्वनि का परावर्तन होता है। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है? तो रूखड़े सतह पर भी हो सकता है, चिकने सतह पर भी हो सकता है, पानी की सतह पर भी हो सकता है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी का चुनाव हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्वनि के बहुल परावर्तन पर काम करने वाली युक्ति क्या क्या है भैया? तो स्टेथोस्कोप भी है, मेगाफोन भी है, शहनाई भी है, तो सभी का चुनाव हम लोग कर सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो वाट/वर्ग मीटर है। कह सकते हैं हम वाट/वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलिए 43 नंबर। अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कणों का कंपन की दिशा होती है। कंपन की दिशा होगी तरंग के संचरण की दिशा में। चलिए शेर की दहाड़ से मच्छर की ध्वनि का अधिक है। मच्छर की ध्वनि का क्या अधिक है? तो तारत्व अधिक है। ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर देखते हैं। हवा में ध्वनि की आवृत्ति 500 हर्ज है। यदि ध्वनि पानी में प्रवेश करती है, पानी में इसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो पानी में इसकी आवृत्ति 500 हर्ज हो जाएगी। 512 हर्ज आवृत्ति का एक सौरित्र द्विभुज 0.7 मीटर तरंग दैर्घ्य का तरंग हवा में उत्पन्न करता है तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होगा? तो हवा में ध्वनि का वेग हो जाएगा आपका 358.4 मीटर पर सेकेंड। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है हमारा अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग गति नहीं कर सकती है। किसमें नहीं कर सकती है? तो स्नेहक तेल में नहीं कर सकती है। अनुप्रस्थ तरंग की विशेषता यह है कि जिसमें ऑप्शन नंबर सी का देखते हैं, कणों का कंपन तरंग की दिशा में लंबवत होता है। इसमें 3 ही ऑप्शन है आपको। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी पुरुष के स्वर की आवृत्ति 400 प्रति से तथा उत्पन्न ध्वनि तरंग की लंबाई 1 मीटर है। यदि किसी महिला के स्वर की तरंग दैर्घ्य 80 सेंटीमीटर हो तो उसके स्वर की आवृत्ति क्या होगी? उसके स्वर की आवृत्ति जो हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगी। आगे देखते हैं 50 नंबर। तरंग स्थानांतरित करता है एक्स को एक जगह से दूसरी जगह, तब एक्स क्या हो सकता है? उस समय एक्स हमारा ऊर्जा हो सकता है भाई। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पत्ती का आवर्तकाल 1 सेकंड का 200वां भाग हो तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगा? 200 प्रति से होगी। एक नाव खड़ी है जिसके तरंग का कोई शीर्ष टकराता है। 2 लगातार शीर्षों के बीच की दूरी 100 मीटर और तरंग का वेग 25 मीटर पर सेकंड है तो प्रायः कब शीर्ष नाव तक पहुंचेगा? सॉल्व करिए। यह शीर्ष नाव कब तक पहुंचेगा? या 4 सेकंड में पहुंच जाएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। श्रव्य आवृत्ति परास क्या है भैया? तो 20 हर्ज से 20,000 या उसको हम लोग 20 किलो हर्ज कह सकते हैं। चलिए ध्वनि का वेग ठोस में Cs, द्रव में C1 और गैस में Cg है। Cl है, ये लिक्विड है, L है। गैस ठोस में सॉलिड Cs, द्रव में Cl और गैस में Cg है। तो इस समय आपका जो कंडीशन है, जो संबंध लागू होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ होगा। क्या हो जाएगा? सॉलिड बड़ा होगा, लिक्विड बड़ा होगा, लास्ट में गैस होगा। तो Cs इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन Cg के बराबर।
चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, माध्यम के विरल होने पर ध्वनि की तीव्रता, माध्यम के विरल होने पर ध्वनि की तीव्रता क्या है, तो घटती है। ऑप्शन नंबर 1। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलती वस्तु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पराध्वनिक वस्तु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर देखते हैं, प्रघाती तरंग पैदा करता है, प्रघाती तरंग कौन पैदा करता है, वो हमारा पराश्रव्य ध्वनि करता है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 सेकेंड में संपीड़न विरलन के 100 युग्म पैदा करने एक मिनट हजार है यहाँ, 100 नहीं है, हजार है, 1000 युग्म पैदा करने वाले ध्वनि स्रोत की आवृत्ति कितनी होगी, उसकी आवृत्ति भी हमारा 1000 हर्ज हो जाएगी। सबसे कम आवृत्ति के पराश्रव्य ध्वनि का तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तो उसका हो जाएगा 1.65 सेंटीमीटर। 60 नंबर देख ही लेते हैं, 5 × 10⁸ हर्ज आवृत्ति वाले पराश्रव्य ध्वनि का तरंग दैर्घ्य कितना होगा, इसका तरंग दैर्घ्य हमारा 6.6 × 10⁷ मीटर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पराश्रव्य तरंग का उपयोग होता है, किस में होता है, तो 50 NAR में होता है। ऑप्शन नंबर 1। 65 नंबर देखते हैं, धातु के भारी रचना के अंदर टूटकर पता लगाने में उपयोग होता है, टूटकर जब पता लगाएंगे तो किस में उपयोग होता है, वो पराश्रव्य तरंग में होगा। ऑप्शन नंबर 1। 63 देखते हैं, पराश्रव्य तरंग के द्वारा हृदय की धड़कन का ग्राफ बनाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, ये हृदय की धड़कन को बनाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा आपका इकोकार्डियोग्राफी। ऑप्शन नंबर 1। 64 देखते हैं, पित्ताशय तथा गुर्दे की पथरी का पता लगाने में उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो पराध्वनि संसूचक का। ऑप्शन नंबर 1। ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग किसमें होता है, ये इसका उपयोग हमारा मेगाफोन में भी होगा, कर्णतुय इसमें भी होगा, लाउड स्पीकर में भी होगा। तो इस तरह देखा जाए तो हमारा इनमें से सभी का चुनाव हम लोग 65 के ऑप्शन में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, ध्वनि संचरण में बने एक संपीड़न और इसके पास के विरलन के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तो इसका तरंग दैर्घ्य हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। श्रव्य ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड है, पराश्रव्य ध्वनि की चाल कितनी होगी, उसकी भी चाल हमारा सेम हो जाएगी 330 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं, एक लंबी कमानी क्षैतिज दिशा में टांग कर रखी जाती है, इसके एक छोर से इसकी लंबाई की ओर धक्का देने से कमानी में संचरित होगा कौन सा तरंग, तो अनुदैर्घ्य तरंग संचरित होगा। 69 नंबर देखते हैं, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ेगा ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने से क्या बढ़ता है, तो इनमें से कोई नहीं, तरंग दैर्घ्य भी नहीं बढ़ेगा और वेग भी नहीं बढ़ेगा, तो इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन हम लोग चुनाव कर सकते हैं। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, दो ध्वनि स्रोत ए और बी के कंपन की आवृत्ति क्रमशः 400 हर्ज और 800 हर्ज है, दोनों से पैदा ध्वनि के तरंग दैर्घ्य का अनुपात कितना होगा, इन दोनों से पैदा ध्वनि का अनुपात जो होगा आपका 2:1 जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 के साथ। 71 नंबर देखते हैं, एक यांत्रिक तरंग पूरब की तरफ जा रही है, माध्यम के कण उत्तर दिशा में कंपन कर रहे हैं, तो यह तरंग कैसा तरंग हो जाएगा, तो यह तरंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंग। चलिए 72 नंबर, एकल विक्षोभ के संचरण को कहा जाता है, एकल विक्षोभ के जो संचरण है उसे क्या कहा जाता है, उसे स्पंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। तरंग के द्वारा संचरित होता है, तरंग के द्वारा क्या संचरित होगा, तो ऊर्जा भी होगा, संवेग भी होगा, तो इनमें से दोनों का चुनाव कर सकते हैं। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तने धागे में संचरित हो सकता है, तना धागा में क्या संचरित हो सकता है, तो अनुप्रस्थ तरंग हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। मानव कर्ण का श्रवण सातत्य है, मानव कर्ण का श्रवण 0.1 सेकेंड है। चलिए
76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी को अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के परावर्तक सतह से इसकी दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसकी दूरी जो होती है कम से कम वो हमारा 16.5 मीटर होनी चाहिए। किसी कमरे में ध्वनि स्रोत के बंद हो जाने के बाद भी सुनाई पड़ने लायक तीव्रता बनी रहने का क्या कहा जाता है? इस तरह जो उसके बंद होने के बाद भी सुनाई पड़ेगा उसे क्या कहेगा? उन्हें अनुरणन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, 78 और 79। सभागार में पर्दे टांगकर घटाया जाता है। सभागार में जब पर्दा टांगा जाता है उससे क्या घटाया जाता है? तो अनुरणन काल घटाया जाता है। और इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है आवृत्ति बढ़ाने से ध्वनि का तारत्व। भैया जब आवृत्ति बढ़ाएंगे तो ध्वनि का तारत्व क्या होगा? तो ये भी हमारा बढ़ेगा। ध्वनि का जो तारत्व है ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, ये भी हमारा बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो क्या देखा, चलिए मैं ऊपर चलता हूँ और इस प्रकार से वीडियो का समाप्ति हो गया। तो ये साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स वाले हैं, फिजिक्स वाले के लिए है। तो जो फिजिक्स से बिलोंग करते हैं, साइंस में जो बिलोंग करते हैं, तो क्लास 9th का जो था हमारा चैप्टर 6 चैप्टर था इसमें फिजिक्स के, 6 मैं चैप्टर कंप्लीट करा दिया हूँ। आप वीडियो को देखिएगा, शुरू से देखिएगा मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें मैं 3 वीडियो में लेकर गया हूँ। 40 से 45 मिनट लगते हैं एक वीडियो को, एक में जोड़ देता तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो जाता, आप लोग देखते नहीं, इसीलिए वीडियो को काट काट कर 3 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3, 2 चैप्टर सभी में शामिल किया गया है। और हाँ, सारे के सारे क्वेश्चन आपको MCQ क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, MCQ और NCERT बेस्ड है, क्योंकि BPSC वालों ने खुद कहा है टीचर बनना है तो आपको BPSC पढ़ना पड़ेगा, टीचर बनना है तो NCERT बुक आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। तो एक तरह से निचोड़ है आपका, देखा जाए तो लाइन बाय लाइन आपका जो NCERT में जो दिया हुआ है सभी के सभी क्वेश्चन का आपका एक एक निचोड़ दिया गया हुआ MCQ क्वेश्चन में। तो वीडियो देख लिए आप लोग, वीडियो में जो समझ में आया। और यदि किन्हीं को लगता है कि नहीं मुझे वीडियो से समझ में नहीं आया, यदि किन्हीं को इन सबों का यदि PDF चाहिए, PDF से कोई पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि भैया आजकल PDF का ज़माना हो गया है, मोबाइल में PDF रखना चाहते हैं, चाहे बहुत कोई होते हैं जो PDF को निकाल लेते हैं जेरोक्स स्कैन करा के, उससे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक WhatsApp नंबर दे देता हूँ। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके, चाहे कॉल भी लगा सकते हैं कॉल लगा के मैसेज कर कर वीडियो की प्राप्ति कर सकते हैं। 51 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा आपको, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में ये PDF की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस नंबर पर आप लोग कॉल करके, जो सर का नंबर है, ये सर का नंबर है 91 42 650 549, इस नंबर पर मैसेज कर कर आप लोग सारे PDF की प्राप्ति कर सकते हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे मैं वीडियो बना चुका हूँ। हाँ, जिसके वीडियो बनाए हैं उसके PDF आपको आसानी से मिल जाएंगे, चाहे वो हमारा फिजिक्स का ही क्यों ना हो, या उधर साइंस सोशल साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिख रहा हूँ, कि उनके हिस्ट्री का भी हो, पॉलिटी का भी हो, और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स किसी का भी हो, सारे के सारे आपको इसमें PDF आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए इतना ही, मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। और कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिए, और जो भी आपको परेशानी हो रही है कमेंट बॉक्स में लिखिए। वहाँ पर मैं क्योंकि कमेंट देखता हूँ, पढ़ता हूँ कमेंट, कि क्या आप लोग का लग रहा है कि सर ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, सर इसका PDF मुझे चाहिए, तो हो सके तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। और नहीं तो इस वीडियो का अंत में आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, तो आपको सारे के सारे मैसेज आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का किसी भी क्वेश्चन का आप लोग इंक्वायरी ले सकते हैं, और हमारे सर के द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, सारे जवाब दिए जाएंगे। तो ये टेलीग्राम लिंक पर आप लोग टच करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इतना ही, और वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, तो कहना चाहूँगा आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।